हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल बी ए डिस्कशन। मेरा नाम है नीतीश चौबे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, और ये वीडियो पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं स्लाइड्स के फॉर्म में डाल चुका हूँ, और पार्ट 3 मैंने इसलिए इसको इम्पोर्टेंट समझा कि ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है आपके बीएड का, या आगे आप सीटेट की भी तैयारी करेंगे या किसी भी चीज़ के अंदर आप पेडागोजी पढ़ेंगे तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे, जो पार्ट 3 मेरा बनाया हुआ है, इसमें हम लोग बात करेंगे एडोलेसेंस के बारे में। एडोलेसेंस जो कि एज होती है 12 से 18 की, और WHO के हिसाब से वो 10 से 19 साल की होती है। एडोलेसेंस को एज ऑफ प्यूबर्टी भी बोलते हैं, टीन एज भी बोलते हैं। टीन एज यानी कि 13, 14, 15, जिसमें टीन लगता हो उसको टीन एज बोलते हैं। अब इसके अंदर हम जानते हैं कि इसमें होता क्या क्या है, बच्चे के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पड़ती है प्रभाव, कि इसके अंदर बच्चे के ऊपर हर आस्पेक्ट में, हर आस्पेक्ट जो कि हमने पढ़े थे एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, हर आस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा तेज़ी से और बहुत ज़्यादा बदलाव होते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदलाव होते हैं, आपके फिजिकल हो, चाहे कॉग्निटिव हो, चाहे सोशल हो, चाहे इमोशनल हो। जो चेंजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होते हैं, क्योंकि इसमें हार्मोन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं, और हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो जो चेंजेस होंगे बहुत तेज़ी से होंगे, बहुत ज़्यादा जल्दी होंगे, और बहुत ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा चेंजेस होते हैं इस ड्यूरेशन में। जो एडोलेसेंस जो वर्ड है वो ना एक लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योरिटी में वृद्धि होना, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ जाना, मैच्योरिटी आ जाना। तो एडोलेसेंस का ये एक लैटिन वर्ड है। अब इस पीरियड को एक और बात बोला जाता है, इसको ट्रांजिशन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांजिशन पीरियड का मतलब होता है कि बदलाव, बदलना, एक फेज से दूसरे फेज में जाना, ट्रांजिट होना। वो किस लिए कहा जाता है? क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड है जिसके अंदर आप चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जा रहे होते हैं, गए नहीं होते हैं, बीच में अटके होते हैं। यानी कि इसको एक ब्रिज की तरह भी बोला गया, ट्रांजिशन पीरियड भी है और ब्रिज की तरह भी बोला गया, क्योंकि आप बीच में कहीं लटके हुए हैं, ना आप चाइल्डहुड में हैं और ना आप एडल्टहुड में हैं। तो इसको बीच का बोला गया। इसको चौखट भी बोला जाता है, थ्रेशोल्ड बोलते हैं जिसको, थ्रेशोल्ड पीरियड भी बोला जाता है, चौखट भी बोला जाता है इसको, यानी दहलीज जो बोलते हैं। एरिक एरिक्सन साहब के हिसाब से अगर बात करें तो इसमें एक बच्चों के अंदर एक सवाल उठता है, जो टीनेज जो होती है, एडोलेसेंस जो बच्चे होते हैं, उनके मन में एक सवाल उठता है, हु आई एम आई, यानी कि मैं कौन हूँ, जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। उनको आइडेंटिटी क्राइसिस होती है कि वो अपने बारे में जानते नहीं है। यही ट्रांजिशन पीरियड के ऊपर से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, ट्रांजिशन पीरियड इसको बोला जाता है। हु एम आई इसलिए बोला जाता है कि या ना तो वो चाइल्डहुड में आता है ना वो एडल्टहुड में आता है। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए पेरेंट्स उसको कहेंगे अरे तुम बच्चे थोड़ी हो, और बहुत सारी चीज़ों के लिए उसको सेम टाइम पे ये भी बोला जाए अभी तुम बच्चे हो। बाहर घूमने जाना है तो तुम बच्चे हो, अकेले नहीं जाओगे। लेकिन अगर कुछ ऐसा छोटा मोटा काम होगा, अपना बेड सेट करना है, तो बेड सेट क्यों नहीं कर सकते हो, बच्चे ही रहोगे क्या? तो उसको यहाँ कन्फ्यूज़न रहती है कि मैं हूँ क्या, या मैं चाइल्ड हूँ, या मैं बच्चा हूँ, या मैं बड़ा हूँ। तो इसलिए उसको आइडेंटिटी क्राइसिस रहती है कि मैं हूँ कौन। इसको स्टैनली हॉल ने स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड भी बोला। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का इसलिए बोला गया है कि तूफान बहुत सारे आते, तूफान यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें तनाव होता है, इस पीरियड के अंदर तनाव होता है, और बहुत ज़्यादा तनाव और तूफान का इसे दौर कहा गया है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, हार्मोन चेंज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं इतने ज़्यादा अमाउंट में, इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, हर एस्पेक्ट में हो रहे हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, हर एस्पेक्ट में हो रहे हैं। तो स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की तनाव भी हो रहा है बहुत सारा, वो हार्मोन की वजह से हो सकता है, और उसको समझने के तरीके भी बदल रहे हैं, दुनिया को देखने का तरीका भी वो बदल रहा है। कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, हर चीज़ को दूसरे ढंग से देखेगा। अभी तक वो बच्चा था तो हर चीज़ उसका देखने का नज़रिया बदल रहा है, क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं, और फिजिकली एस्पेक्ट बहुत जल्दी जल्दी बदल रहे हैं उसके, कि लंबा भी हो रहा है, चौड़ा भी हो रहा है।
तो हर तरफ से उसके अंदर जो बदलाव हो रहा है, इसलिए उसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का भी बोलते हैं। बहुत सारी दिमाग में बातें घूमती है, कैसे क्या करना है। अब इसको बोला जाता है, इस दौर में, इस पीरियड के दौरान इसके अंदर एक फीलिंग आ जाती है, कुछ फीलिंग्स में भी बदलाव होते हैं। जैसे कि आपको विद्रोह की भावना होती है। विद्रोह की भावना यानी कि कोई चीज़ गलत नहीं होता देखना है, गलत होते देखेगा तो उसके खिलाफ बोलने लग जाए, नहीं नहीं ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और एट द सेम टाइम उसके अंदर देश प्रेम भी जाग जाता है, कि पैट्रियोटिज्म भी जाग जाती है, कि कुछ भी कर दो देश के लिए। और यही वो एज है जिसके अंदर अगर सही से काम किया तो वो लाइफ बन जाती है, नहीं तो लाइफ बिगड़ जाती है। ज़्यादातर लोग गलत राह पे चले जाते हैं यही इसी एज में, क्योंकि इसमें जो होता है, आप सबसे पहले तो एक हीरो वर्शिपनेस ढूंढते हैं, यानी हीरो अपना एक चुन लेते हैं। हीरो जो आप चुनते हैं उसके अंदर क्या होता है कि किसको आइडल मान रहे हैं, वो निर्भर करता है आपके सराउंडिंग कैसी है, आप कैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, आपके साथ के लोग कैसे हैं, आप कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। उस हिसाब पर निर्भर करता है कि आप कैसे लोगों को अपना आइडल मानते हैं, कैसे लोगों की आप हीरो वर्शिप करते हैं, कैसे लोगों को आप हीरो मानते हैं कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, मैं वैसा बनना चाहता हूँ। किसी भी चीज़ को देखने के लिए उसकी उसकी तरफ चलने लग गए। देश प्रेम की भावना है तो अरे देश के लिए कुछ भी गलत होगा तो मैं आ जाऊँगा। इसी एज में लोगों को भड़काया भी जा सकता है और बनाया भी जा सकता है। जितने भी लोगों के माइंड वॉश होते हैं, टेररिस्ट बनते हैं, माइंड वॉश होता है, तो वो इस एज में जल्दी हो जाता है, क्योंकि इसमें हार्मोन इम्बैलेंस इतना होता है कि किसी को भड़काना आसान होता है, किसी को समझाना भी आसान होता है, कि भड़काना भी आसान होता है। तो इसलिए इस एज को हीरो वर्शिपनेस भी बोलते हैं, कि आप अपना हीरो चुन लेते हैं, किसी एक हीरो, फिर उसी के जैसा वो कर रहा है वैसे ही करूँगा, वैसे जैसा वो चल रहा है, जैसा वो बैठ रहा है, जैसा वो खा रहा है, जैसा वो दिख रहा है, वो सब हम लोग उसके ऊपर ही निर्भर हो जाते हैं, उसी को देखने लग जाते हैं, उसी को सुनने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं, जो वो कर रहा है वही सही है। तो ऐसे ही भावना आ जाती है। फिर उसके अंदर एक और, जब इस एज के अंदर आ जाता है कि आपको इस चीज़ को लेकर के चिंता होने लग जाती है कि आगे क्या होगा, कि आगे मैं क्या करूँगा, आगे किस तरीके से, आपको अपने थोड़े से फ्यूचर की भी चिंता होने लग जाती है कि आगे क्या होगा, नहीं होगा। इमोशनल इनस्टेबिलिटी होता है। इनस्टेबिलिटी यानी कि जैसे कि आप इमोशनली वीक हो जाते हैं, मतलब एक सेकंड में गुस्सा भी आ जाएगा, एक सेकंड में शांत भी हो जाएंगे, रो भी देगा। हर तरह के इमोशनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, इनस्टेबिलिटी आ गई है। क्या हो रहा है कि किसी ने कुछ बोल दिया हल्का सा तो आपको गुस्सा आ गया, किसी ने उसी समय पे किसी ने मजाक कर दिया तो हंसी भी आ गई। तो ये इनस्टेबिलिटी है, कि आप एक बार में अलग अलग इमोशन के साथ रह सकते हैं। आपको पता नहीं है, गुस्सा आ रहा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जा रहा है, हंसी आ रही है, मजाक हो रहा है तो मजाक हो रहा है, और कब आपका मूड चेंज हो जाएगा नहीं पता लगेगा, ये भी होता है। अब लीडरशिप की क्वालिटी भी आ जाती है इस एज में। लीडरशिप यानी कि इसी एज में आप क्रिकेट के कैप्टन भी बन जाते हैं, कैप्टनशिप आ जाती है कि नहीं मैं लीडर हूँ, लीडर टाइप का आप बिहेव करने लग जाते हैं, नहीं मैं ये संभाल सकता हूँ, मैं इस टीम को संभाल सकता हूँ, मैं इस ग्रुप ऑफ पीपल को संभाल सकता हूँ। अपनी क्लास में मॉनिटर चुन लिया जाते हो कि इस मैं ग्रुप में मॉनिटर हूँ, या मैं स्कूल के अंदर क्रिकेट टीम का कैप्टन हूँ। तो मैं ऐसे चुना जाते हैं कि आप सोचते हैं, आप समझते हैं कि मैं इनको संभाल सकता हूँ और मुझ में वो क्वालिटी है। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि लीडरशिप क्वालिटी भी आ जाती है। क्रिमिनल टेंडेंसी, जैसा कि मैंने बताया कि टेररिस्ट इस एज में सबसे ज़्यादा माइंड वॉश होते हैं, सबसे ज़्यादा। अभी आप न्यूज़ भी देख सकते हैं, बहुत सारे अखबार उठा के देखेंगे कि टीन एज के लोग सबसे ज़्यादा क्राइम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा आपको स्ट्रेस एंड स्ट्रोम के हिसाब से बात करें, इतना ज़्यादा इसमें हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। एक सेकंड में कुछ सही लग सकता है, कुछ गलत लग रहा है, तो इतना गलत लग रहा है कि हम कुछ भी कर दें। उसके ऊपर अगर किसी ने हल्का सा आग लगा दी तो वो बात बहुत बड़ी हो जाती है आपके लिए। और अगर छोटी सी बात है तो मायने नहीं रखता, वो भी आपका निर्भर करता है कि आप कैसे सराउंडिंग में रह रहे हैं, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आप कैसे लोगों के बीच रह रहे हैं। और इसके बाद आपका एक बात होती है कि क्रिमिनल टेंडेंसी की हमने बात की, तो क्रिमिनल टेंडेंसी के अंदर टेररिस्ट जो बनते हैं वो भी आप देखेंगे कि टीन एज ग्रुप को ही टारगेट किया जाता है, क्योंकि उससे पहले चाइल्डहुड होता है, उनको कुछ समझ नहीं होती। जो चाइल्डहुड से अगर उस लाइन में जा रहा है तो वहाँ पे निर्भर करता है कि चाइल्डहुड से अगर वो जा रहा है वो तो वही पैदा हुआ है या उसका सराउंडिंग वैसा है। लेकिन टीन एज लोगों को
टारगेट इसलिए किया जाता है कि उनका माइंड वॉश करना आसान होता है और उनमें कुछ कुछ कर जाने की भावना होती है कि हल्का सा हल्का नहीं नहीं कर देंगे, हम कुछ भी कर देंगे। हाँ, देश प्रेम है, मेरे को देश के खिलाफ भड़का दिया या देश के लिए भड़का दिया कि ये फलाना गलत है, ऐसा गलत हो रहा है, गवर्नमेंट गलत है या जो भी। तो भड़काना आसान होता है और उसके लिए वो कुछ भी कर जाते हैं। इसके अंदर इस एज में आपको डे ड्रीमिंग यानी कि एडोलसेंस में जो भी होंगे, डे ड्रीमिंग यानी कि दिन में सपने देखते हैं वो लोग। दिन में सपने देखते हैं, अरे ऐसा हो गया, वैसा हो जाता, ऐसा हो जाता, मैं क्लास में बैठा हूँ कि अगर ऐसा कई बार एज एज ग्रुप में लोग होते हैं, क्लास में बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे अगर ये पंखा गिर जाए तो क्या होगा, और उसके बाद मैं कैसे कैसे बचा लूँगा, मैं क्या कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। हीरो बनने की चाह हो जाती है कि हीरो बन जाऊँ मैं, कैसे लोग मेरे को कैसे देखें, लोग का अटेंशन कैसे मैं खींच सकूं। ये भी आता है आपके एडोलसेंस में ही। फिर होता है कि इस एज में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ भी होती है इस एज में कि आपका सोशलाइजेशन जो होता है, समाजीकरण जो होता है वो बहुत ज़्यादा अधिक अच्छे तरीके से होता है, बहुत अच्छे तरीके से होता है, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा सोशलाइजेशन इसी एज में होता है आपका। सोशलाइजेशन यानी कि आप समाज में जितने लोगों से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, कैसे रहना है, कैसे बैठना है, सोशलाइजेशन सबसे ज़्यादा इस एज में होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप सोशलाइज हो रहे हैं अब से। और इससे पहले भी आपका हो रहा था लेकिन वो शुरू हुआ था, अभी अच्छे से हो रहा है। अभी डिसाइड हो जाएगा कि आप आगे जाके कैसे आदमी बनेंगे। अगर आपका एनवायरनमेंट ख़राब हो, आपका सोशलाइजेशन करे, तो आपने हमेशा नेगेटिव चीज़ ही देखी है अपने सराउंडिंग में, तो आपका दिमाग आगे जाके भी नेगेटिव ही होगा। अगर आपने पॉजिटिव चीज़ देखी है तो पॉजिटिव की राह पे चलेंगे। आपको अगर बैलेंस करना आता है, आप बैलेंस रहेंगे। तो आप यहाँ निर्भर करेगा कि आपका सोशलाइजेशन कैसा हो रहा है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है। इस एज में एडजस्टमेंट इशू होता है। एडजस्टमेंट इशू की ना, किसी चीज़ के साथ एडजस्ट नहीं कर पाना। वो समझ नहीं सकते हैं कि कैसे ये गलत है, सही है, मैं ये सामने वाला गलत है। अभी अगर मैच्योरिटी आ जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि अरे सामने वाले का जो नेचर है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ उसका वो नेचर है, मेरा ये नेचर है। एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, वो चाहेंगे कि अगर सामने वाला भी वही चीज़ करे जो मैं कह रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सामने वाला उसको सही बोले। तो इस वजह से क्या होता है कि एडजस्टमेंट करने में कहीं दिक्कत होती है कि नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि उस समय गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा तनाव भी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी भी है, कहीं एनर्जी निकालनी है, किसी से भी भिड़ जाना है। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है, तो इस वजह से एडजस्ट करने में दिक्कत ऑब्वियस सी बात आएगी। स्प्रिंग सीज़न कहा गया है। स्प्रिंग सीज़न इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें एनर्जी इतनी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा एनर्जी है इस स्टेज में। इसके बाद क्या होता है, एडल्टहुड आ जाती है, आपकी एनर्जी घटने लग जाती है और धीरे धीरे करके एनर्जी लो हो जाती है और आपका जो मेंटल लेवल है, मेंटल लेवल जो है आपका वो हाई हाई है। यानी कि अभी आप नॉलेज भी गेन कर रहे हैं, आपके पास एनर्जी भी, आप फिजिकली फिट स्ट्रांग हैं और ग्रो भी कर रहे हैं। इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है आपकी बॉडी में कि आप कुछ भी कर दे रहे हैं, कुछ भी समझ रहे हैं, कुछ भी गुस्सा आ रहा है, शरीर में ताकत नहीं है लेकिन आप दिमाग से खेल रहे हैं और कर दूंगा, मैं कुछ भी कर दूंगा, वैसा अंदर आपके भावना है। तो इसलिए इसको स्प्रिंग सीजन भी कहा गया। इसके अंदर जो आपका जैसे फिजिकल जब चेंज होते हैं तो किस किस में होती है, जैसे हाइट सबसे ज़्यादा, जैसे हाइट बढ़ना होता है फिजिकल चेंज में, यानी कि क्या होता है, हाइट बढ़ेगी। हाइट बढ़ रही है तो आपकी अच्छी खासी हाइट बढ़ जाएगी। और ये भी माने होता है कि कई जगह ये भी माना गया है कि 19-20 साल जो 19 या 20 ईयर्स हो जाती है, तो वो एक डिसाइड कर देता है कि आपकी हाइट कितनी होगी, कितनी हाइट आपकी होगी, या आपकी जो मैक्सिमम हाइट होती है वो रीच हो जाती है उसके बाद, क्योंकि आप फिजिकली भी हैं उसमें, सब तरीके से ग्रो कर रहे हैं। वेट भी आपका लगभग डिसाइड हो जाता है। वेट डिसाइड हो जाता है कि आप कितना, एक अनुमान लगाया जा सकता है, जैसे कि पॉसिबिलिटीज़ हम हमेशा जान सकते हैं। बॉयज़ में क्या होता है, शोल्डर चौड़े हो जाते हैं, चौड़ाई बढ़ जाती है, शोल्डर चौड़े चौड़े हो जाते हैं। गर्ल्स में हिप की वेट बढ़ जाती है और मसल जो होती है, स्ट्रेंथ आ जाती है, मसल पावर आ जाते हैं। यही कारण है कि हम किसी से भी भिड़ने को तैयार हो जाते हैं, लड़के जो होते हैं खासकर किसी से भी भिड़ने को तैयार हो जाते हैं कि नहीं मसल है भाई, अब ताकत है हाथ में। और हार्मोन जो होते हैं बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे होते हैं, सब तरीके के हार्मोन एक साथ चेंज हो रहे होते हैं, इतने सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही होती है कि बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही होती है अंदर ही, कि संभाल नहीं पाती बॉडी, जैसा लगता है कि कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी कर देंगे। और सेक्सुअल मैच्योरिटी भी आती है, सेक्सुअली भी मैच्योरेशन हो जाती है कि आप सेक्सुअली भी मैच्योर हो रहे होते हैं।
हर तरीके से 2 तरीके होते हैं सेक्सुअल मैच्योर होने के, एक प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स मैच्योर होना और एक सेकेंडरी सेक्स, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें एक बात होती है, हमेशा याद रखिए कि गर्ल्स जो होती है वो बॉयज़ से जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। गर्ल्स जो होती है वो बॉयज़ से जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। 12 साल में जैसे टीनेज में अगर काउंट कर रहे हैं कि बॉय की टीनेज जो 12 साल से शुरू हो रही है, तो लड़कियों की 10 साल से शुरू हो जाती है मैच्योरेशन, इसलिए वो जल्दी मैच्योर हो। तो और उनका इसलिए 18 साल में उनकी शादी का नियम था और लड़कों का 21 साल में, क्योंकि वो मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं कि सेक्सुअल मैच्योरिटी जब आती है तो 2 तरीके से होती है। पहली होती है प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरी होती है सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है? प्राइमरी क्या होता है? जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है, डायरेक्टली इन्वॉल्व जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन जैसे डेवलप होने लग जाते हैं, तो जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गन, तो वो मैच्योर होने लग जाते हैं। और सेकेंडरी क्या होता है? फीचर्स विजिबल होते हैं, हार्मोन्स, आपको अट्रैक्शन हो रहा है अपोजिट जेंडर के लिए, तो ये सब क्या है? ये फीचर्स हैं, ये दिख रहा है कि हाँ इसको अट्रैक्शन है या ये है, तो ये सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसी एज को हम बोलते हैं एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की एज क्या होती है? जब आपके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी के लिए आपको मतलब कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो उसी को बोलते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी यानी कि द पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज कॉल्ड प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी की एज में क्या होता है कि आप मतलब इतने जो आपकी ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से, इतनी ज़्यादा मात्रा में हो रही है कि मतलब कुछ भी समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन वो हो रहा है। आप अट्रैक्ट हो रहे हैं या आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं अपोजिट जेंडर को, इसलिए बोला जाता है कि 12-13 साल में क्या नाम बॉयज़ मैच्योर होते हैं और 10-11 साल में लड़कियां हो जाती है मैच्योर। तो और क्या होता है कि ग्रोथ जो होता है आपकी बहुत ज़्यादा जल्दी जवान हो रहे होते हैं आप, बहुत जल्दी। अब क्योंकि यहाँ से आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है, आपके जो एजेस हैं, अब आप बच्चे नहीं हैं, आप बीच में अटके हैं, आप एडल्ट भी बड़े भी नहीं हैं, आप बीच में अटके हैं। और तो इतने सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे और फिर उसके बाद आप ये सोचते हैं कि दुनिया मेरे को ही देख रही है, जिसको बोलते हैं इमेजिनरी ऑडियंस। आपको लगता है कि मैं ही मैं हूँ, दुनिया मेरे को देख रही है, 4 लोग बात कर रहे हैं तो मेरे बारे में ही बात कर रहे होंगे, और मैं ऐसा दिखूँ, मैं वैसा दिखूँ, होना होता है क्योंकि हीरो वर्शिप है, मैं वैसा उसके जैसा दिखूँ हो। और ख़ुद में भी लगता है कि यार मैं अपने में बहुत बेस्ट दूँ हर जगह, अगर मैं किसी शादी फंक्शन में जाऊँ तो बेस्ट दूँ अपना, कि मैं ये पहन के जा रहा हूँ और सब लोग मुझे ही देख रहे हैं, सब लोग, और किसी को कोई कुछ नहीं देख रहा है, जबकि वो लोग आपको नहीं देख रहे हैं। और वो बस अपना अगर बात करेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे बारे में ही बात हो रही है, आप बाल ठीक करने लगेंगे, अपने कपड़े सेट करने लगेंगे कि हाँ मैं अच्छा दिखूँ, मैं अलग दिखूँ। उसके बाद क्या होता है, आपको ये लगता है कि मैं अलग दिखूँ, उसमें लगता है कि आपको यूनिक, मैं ही मैं हूँ, मैं यूनिक हूँ, मैं ही, सब मेरे लिए ही आ रहे हैं, मेरे को ही वैल्यू दे रहे हैं, मेरे को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि आप इम्पोर्टेंस चाहते हैं। इस एज में आप चाहते हैं कि लोग मुझे देखें, लोग मुझे अलग कहें, सबसे अलग, भीड़ से अलग मुझे अपनाएं। तो सब लोग के अंदर ये आता है कि सबसे अलग मुझे माना जाए, कि मैं सब में अलग हूँ। इस वजह से क्या होता है कि आप अपने लिए कुछ चीज़ें अच्छी भी करते हैं और कुछ चीज़ें अपने लिए ख़राब भी कर जाते हैं। इसी एज में आपको डिसऑर्डर्स भी होते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स जैसे कि आपका हो गया कि कुछ लोग क्या होते हैं कि अगर लड़कियों की बात की जाए तो वो क्या करती हैं कि अरे मैं अच्छी दिखूँ, मैं सुंदर दिखूँ, अट्रैक्टिव दिखूँ, तो वो क्या करेगी, कम खाना शुरू कर देगी, डाइटिंग करना शुरू कर देगी, एनोरेक्सिया नर्वोसा जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि लड़कियों में ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि ना मैं मतलब मेंटेन रहूँ, मेरी फिगर मेंटेन रहे, ऐसा रहे, मैं अट्रैक्टिव दिखूँ, मेरा लुक ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो ये भावना उनके अंदर रहती है, तो इसलिए वो क्या करती हैं, डाइटिंग करने लग जाती हैं, कम खाएंगी, लिमिटेड खाएंगी, ज़रूरी चीज़ें खाएंगी। वो सब उनमें भावना होती है, जो कि बहुत जगह पे कारण ये भी होता है कि कमज़ोरी भी हो जाती है। और एक और दूसरी बीमारी हो जाती है, डिसऑर्डर आता है कि बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, ये मेल में होता है कि यार मैं मतलब क्योंकि अब आप ग्रो हो रहे हैं, मतलब अब आप चौड़ा हो रहे हैं, यानी कि चौड़े कंधे चौड़े हो रहे हैं, आप चाहते हैं कि मसल हो, स्ट्रेंथ हो, मेरे पास ताकत हो, ताकि आगे मैं किसी से भिड़ सकूं, किसी से बात करूं तो मेरी बात में वजन हो।
तो वो क्या करते हैं कि वो ज़्यादा खाने लग जाते हैं। ज़्यादातर लड़कों में ये देखा गया, मैं खुद भी था, ज़्यादा खाने लग जाते थे कि ज़्यादा खा लूँ मैं, मेरे पास ताकत आएगी, खाना खाने से ज़्यादा ताकत आती है। और फिर वो चले जाते हैं जिम जिम करने चले जाते हैं, एक्सरसाइज करने चले जाते हैं, ताकि मैं ज़्यादा खाऊंगा, ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, मैं किसी से भिड़ सकूँ, मेरे पास ताकत होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरी बात की वैल्यू भी रखी जाएगी, कोई मुझसे जल्दी भिड़ेगा नहीं। ये सब भावनाएं उनके दिमाग में होती है और वो एक्स्ट्रा ओवर खाने लग जाते हैं। ओवर खाने की वजह से कई बार उनको उल्टियाँ भी हो जाती है। तो लेकिन वो खाना नहीं छोड़ते, खाते रहते हैं। और इसी वजह से वो लोग, कभी ऐसा भी होता है कि वो हेल्दी डाइट या मेंटेन जो आपका करना होता है कि खाने को मेंटेन करना, वो नहीं कर पाते हैं। और जिस वजह से क्या होता है, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। ओवर ईटिंग की वजह से हो सकता है फैट भी वो गेन कर लें, और जिस वजह से दिक्कत हो सकती है उनको आगे अगली ही स्टेज में, कि अब उनका मोटापा नहीं रुक रहा है, या मोटापा रोकने के लिए अब उनको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आपका एडोलसेंस जो था, इसके अंदर क्या होता है कि एक ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिज्म एक शब्द होता है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आपको सिर्फ अपना खुद दिखाई देते हैं और कुछ नहीं दिखाई देता। सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि दुनिया मेरे को देख रही है, दुनिया मेरे को पसंद कर रही है, दुनिया मेरे को देखे, दुनिया मेरे को जाने, बस। और कुछ नहीं दिखता आपको। तो ये आपका एडोलसेंस के अंदर इतने बदलाव होते हैं, बदलाव बहुत सारे होते हैं, अलग अलग किताब में हो सकता है और भी ज़्यादा दिए गए हों, लेकिन एक हिसाब लगाने के लिए, मोटा मोटा डिस्कशन करने के लिए इतना काफ़ी होता है। और पियाजे साहब के हिसाब से ही इसको इस एज को, ये जो एडोलसेंस जो एज होता है, इसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड बोला जाता है पियाजे सर के हिसाब से। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपका इस वीडियो के साथ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ख़त्म हो जाता है। पार्ट 1 और 2 के जो लिंक है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे जो कि बीएड कोर्स से रिलेटेड है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ और इसमें भी डल जाएगी। आपको कोई भी टॉपिक चाहिए, आप बेहिचक आप मुझे मेल करें, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।